मित्रों नमस्कार। बातों बातों में आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा 140वां भाग प्रसारित होने जा रहा है और बहुत ही खुशी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आज हम एक देश के ऐसे बड़े फिल्म निर्देशक से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आरंभ से लेकर निरंतर बड़ी सफल और बाजार की दृष्टि में कहा जाए तो सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ वे फिल्में ऐसी भी रही हैं जो भारतीय दर्शकों के मन तक छूती रही हैं, तभी वे सफल भी हुई। दर्शक उन्हें इसीलिए देखने भी गए क्योंकि वे सफल हुई। ऐसे अनिल शर्मा जी, जिनकी एक पूरी यात्रा शुरू होती है बंधन कच्चे धागों का श्रद्धांजलि से लेकर, और आज हम इधर देखते हैं तो जीनियस उन्होंने अपने बेटे को लेकर एक फिल्म कुछ दिन पहले ही प्रदर्शित की थी। अनिल शर्मा लगातार फिल्में बनाने वाले फिल्मकारों में से हैं जिन्होंने पिछले लगभग 40 वर्षों में लगातार काम किया है, खूब सारा काम किया। सुमित पोरिया जी को हम वीडियो पे नहीं ले सकते क्योंकि अनिल शर्मा जी से बात करना है आज हमको, तो उनको देखकर और सुनकर ही संतोष रखना होगा क्योंकि ये हमारी बातचीत का कार्यक्रम है, पर हम एक पर्सनालिटी से जिनसे हम पूर्व से संयोजित होते हैं और सुनिश्चित होते हैं उनसे हम बात करते हैं। तो मैं सुमित जी से माफ़ी चाहता हूँ। हम अनिल शर्मा जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अभी थोड़ी देर में आते होंगे और हम उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे अनिल शर्मा जी से। अनिल शर्मा जी के बारे में ही मैं बात कर रहा था। इस बीच हमारे जो भी मित्र ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करूंगा। वे लगातार, विशेष रूप से उनकी पहचान भारतीय सिनेमा के सदाबहार सितारे धर्मेंद्र के साथ बहुत सारी सफल फिल्में बनाते हुए हुई है। उन्होंने धर्म जी के परिवार के साथ भी बहुत सारा काम किया है, सनी देओल साहब के साथ काम किया है, बॉबी देओल के साथ काम किया है। इसके अलावा हमारे सिनेमा के जो और दूसरे बड़े चेहरे हैं, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, सलमान खान के साथ काम किया है। हम ऐसा कह सकते हैं कि समकालीन फिल्म परिदृश्य में अनिल शर्मा की पहचान एक ऐसे फिल्मकार के रूप में है जो दर्शकों की नब्ज को समझता है और ठीक जगह हाथ रखना जिसको आता है। आज जब वे आएंगे तो हम उनसे यही बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने यह हुनर सीखा। मथुरा में उनका जन्म हुआ, मथुरा से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और युवा अवस्था में केवल सिनेमेटोग्राफी का एक स्वप्न लेकर वो मुंबई आए थे और वहाँ से किस तरह वे एक के बाद एक सिनेमा के आयामों से जुड़ते रहे, किस तरह से वे बी.आर. चोपड़ा साहब के बैनर से बी.आर. फिल्म से जुड़े, किस तरह उन्होंने पति पत्नी और वो और द बर्निंग ट्रेन और इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ काम किया, रवि चोपड़ा जी के साथ काम किया। उनकी दृष्टि, इनकी दृष्टि और फिर बाद में इनके माध्यम से हम तक पहुंचने वाला सिनेमा, इस सब का अपना क्या स्वरूप है, ये सब हम उनकी बातचीत से जानेंगे। हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं। श्रद्धा गंगेली, आपका स्वागत है। सीताराम, आपका स्वागत है। इस बीच और जो आए उनका भी स्वागत है। सुमुख मिश्रा, आपका भी स्वागत है। बहुत निजी रूप से मैं कहूँ तो मैंने अनिल शर्मा जी की लगभग सभी फिल्मों को देखा है और पसंद भी किया है क्योंकि मैं स्वयं भी भारतीय सिनेमा के सदाबहार हीरो धर्मेंद्र का प्रशंसक हूँ, बहुत शुरू से, बहुत छोटी उम्र से, और मुझे उनकी हमेशा फिल्में देखना बहुत पसंद आया है, चाहे वो किसी भी रूप में उनका बाजार व्यापार या प्रभाव रहा हो, लेकिन मुझे उन्हें पर्दे पर देखना हमेशा बहुत अच्छा लगता रहा। तो अनिल शर्मा जी से मेरा एक
आत्मीय संपर्क या संबंध या कह लीजिए सरोकार जुड़ता है। परिचय तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन मेरे मन में ये जरूर रहा है शुरू से कि कभी इनसे परिचय हो, कभी इनसे मिलूं और कभी इनकी पूरी क्रिएटिव प्रोसेस को लेकर बात करूं। तो आज वही मैं उस बातचीत का इंतज़ार कर रहा हूं, उनके आने का इंतज़ार कर रहा हूं। यह वाकई में जानना दिलचस्प है कि किस तरह से बहुत मार्मिक और कहानी प्रधान फिल्में शुरू में लिखकर बनाकर, वही जिनका हमने जिक्र किया, श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागों का, जिसमें राखी जी जैसी भावप्रवण अभिनेत्री ने काम किया था, किस तरह से वो एक्शन फिल्मों की ओर मुड़ते हैं और कैसे उनकी एक हुकूमत फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होती है और धर्मेंद्र अचानक से फिर से समकालीन वातावरण में नायकों के बीच में फिर से उभर कर आते हैं और फिर अनेक साल उनकी लगातार बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं। हुकूमत के समय से जो उनका एक दौर जो फिर से शुरू होता है, वह आगे बहुत लंबा जाता है। मैं अक्सर अनिल शर्मा जी से बहुत सारी मुलाकातें जो धर्मेंद्र जी के निवास पर ही हुई हैं, प्राय उनके जन्मदिन के अवसर पर या और अन्य अनेक अवसरों पर, मैं उन सभी मुलाकातों का भी मुझे स्मरण हुआता है। बहुत ही कृतज्ञ भाव से वे मिलते रहे उनसे। मुझे आज भी याद है जब आप जिस साल अपने रिलीज हुई थी, वे उनको बर्थडे विश करने धर्म जी को आए थे अपने मित्रों के साथ। उनके एक साथी नीरज पाठक जी भी हैं, जो स्वयं भी बहुत अच्छे निर्देशक हैं, और नीरज पाठक जी ने अनेक फिल्मों में अनिल शर्मा जी को भी असिस्ट किया है और बहुत संकोचपूर्ण तरीके से, बहुत आदर के साथ वे लोग मिले और धर्म जी ने किस तरह से उनको रिसीव किया, उनसे बातचीत की, उनको अपनी दुआएं दी। आदरणीय अनिल चौबे सर, आपका भी स्वागत है। अनिल शर्मा जी से बातचीत करने की एक जिज्ञासा में बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बनने को तैयार हुए। मेरी उनसे कल भी बात हो गई थी और यही मैंने उनको एक स्वरूप बताया था कार्यक्रम का कि 5 मिनट बाद आप ज्वाइन होइएगा। वे कुछ ही देर में आते होंगे, यह मेरा अनुमान है। मैं वही बात कर रहा था सर कि बहुत, हाँ सर, वो B.R. चोपड़ा साहब के सहायक निर्देशक होते हुए उन्होंने जिस तरह से पति पत्नी और वो और द बर्निंग ट्रेन रवि चोपड़ा जी के सहायक होते हुए इंसाफ का तराजू फिर से B.R. चोपड़ा जी के सहायक के रूप में उन्होंने की, और बाद में फिर लगा हुकूमत के पहले जो 2 फिल्में बड़ी कहानी प्रधान फिल्में, श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागों का, जिसमें राखी जी, श्रद्धांजलि में सुरेश ओबराय को बहुत अच्छा रोल दिया था उन्होंने, एक निगेटिव रोल, जिससे उनको बड़ी चर्चा मिली थी। तो ऐसे फिल्में करने के बाद फिर जिस तरह तीसरी फिल्म हुकूमत उन्होंने की और वो सुपरहिट हो गई, तो उससे फिर धर्मेंद्र जी लगातार एक लंबे समय काम करते रहे और अपने तक धर्म जी के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया। अपने, मुझे लगता है कि अनिल शर्मा की सबसे खूबसूरत फिल्म है, जिसमें उन्होंने पूरे देओल परिवार को साथ लेकर बनाया। बहुत मार्मिक कहानी, 3 एक्शन हीरो को लेकर एक मार्मिक कहानी बनाने का श्रेय उनको जाता है, अनिल शर्मा जी को। मैं कोशिश करता हूँ उनका पता लगाने। अनिल जी आ रहे हैं, बस बात हो गई मेरी। एक चूक एक छोटी सी हो गई, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 10 मिनट पहले भी उनको याद दिला दूँ, वो मैं भूल गया।
तो आकाश कश्यप नमस्कार। कुछ ही देर में बस वो आते होंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। एक जेंटलमैन रिमाइंडर जरूर रह गया, लेकिन कल तो मेरी बात हो गई थी, वो अभी आते होंगे। आदरणीय शोभना जी को प्रणाम करता हूँ, आप अच्छी होंगी। नमस्कार सुनीता जी, आपका भी स्वागत है। अनिल जी से जुड़ने की कोशिश है, वो आसपास ही हैं, मैंने उनको इनवाइट किया है। जुड़ने की कोशिश, थोड़ी जद्दोजहद, लेकिन उम्मीद की जुड़ जाएंगे। हाँ जी, लगाइए लगाइए। जी भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, ठीक ठाक। आपने रिक्वेस्ट ये भेजी थी मुझसे वैसे। थोड़ी सी चूक हो गई, जो मैं 10 मिनट पहले आपको नहीं बता पाया। बाकी मैं खुश बहुत हूँ आपको देखकर, आपसे हम्म। मिलकर। हाँ, बहुत अच्छा लग अच्छा। रहा है आपको देख। मैंने नहीं, तैयारी नहीं, मैं लाइट वाइट थोड़ी लगाई नहीं, अभी मैं थोड़ा लाइट वाइट लगा लेता हूँ। क्या रात का वक्त है ना, तो हाँ एकदम हाँ। अंधेरा है। जी जी जी। आपके चेहरे पर एक पीछे की रोशनी बंद होके सामने आ जाए, बस काफी है। बाकी तो आपकी प्रतिभा है, आप कैसे भी बैठे होंगे तो बात करने में मजा आएगा। हाँ, चलिए, हो गया, अभी दिख रहा है आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। मैं इंस्टेंट पे लगा देता हूँ फोन को, हाँ हाँ। फिर नहीं तो मुझे बार बार।
इधर। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वही वही हमेशा की तरह सहज मुस्कान और कॉन्फिडेंस, ये आपकी जी पहचान जो पिछले इतने वर्षों से लगातार देख रहा हूँ। ये जी, शुक्रिया। कभी मेरे स्वप्न में रहा करता था है, कि आपसे मिलना, कभी मेरे स्वप्न में रहा करता था कि आपसे कभी मिलना होगा। आप धर्म जी को जमाना लेकर हो इतनी गया, आपको अद्भुत फिल्म काफी बना। दिनों पहले देखा है। अब जब मुंबई आप आए थे, आज हम भोपाल में शूटिंग कर रहे थे, उसके बाद तो आप दिखे नहीं। हाँ हाँ। और धर्म जी के आप इतने आपको विशाल विशाल फैन हैं कि आपको हम किसी ना किसी बहाने से हमेशा देखते ही रहते हैं। सर, वो व्यक्तित्व ही ऐसे, अब आप तो मुझसे अधिक उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा आपका मिलना उनसे होता है, टच में है। हाँ, और होता है, आज भी उनसे बात हुई थी मेरी। सर्वा सर्वाधिक अच्छा क्रिएशन आपने उनके साथ किया। आपकी वजह से जी, उनका एक पूरा समय याद किया जाता है, हुकूमत से लेके अरे इधर साहब, अपने उनकी तक वजह से वही। हम हैं, मेरी वजह से वो क्या है। धर्मेंद्र वो चीज है जो एक सपना है, किसी ने भी संसार में देखा हो। धर्म में कहीं मिलता हूँ, मुझे खुशी होती है आपके बगल में बैठा हूँ, करोड़ों का धनी हूँ, मुझे बैठने का अवसर मिला है। तो बस बहुत बड़ी बात है, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि धर्म जी के साथ बैठने का अवसर मिलना कोई छोटी बात नहीं है ये, समझे। हम्म, मैं भाई साहब जब 6-7 साल का था, तब मैंने अपने जीवन में पहली फिल्म उनकी सत्यकाम देखी थी। और उस अच्छा समय अच्छा। जो उसके आखिरी दृश्य पे पर मैं बहुत दुखी हो गया था, अपसेट, और रोया था। फिर मुझे बाद में वो छोटी छोटी उनकी और सी बहुत सी फिल्मों में देखकर वो बहुत पसंद आने लगी। और ये मन में था कभी जीवन में कि इनसे मिलूंगा, हम्म, तो हाँ हाँ हाँ। फिल्मों पर लिखूंगा, क्रिएटिव राइटर बनूंगा, ये सब कुछ उस समय तय नहीं था। लेकिन ईश्वर ने वो साध पूरी की जब 1996 में, तो मैं बता नहीं सकता कि मेरे मन में क्या खुशी थी, और किस तरह से प्यार से उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था पहला। क्या है ना, धर्मेंद्र जो है वो अपने आप में एक इरा है, एक युग है, और एक इतिहास है। और बहुत ही बड़े तकदीर वाले लोग होते हैं जो उनके संपर्क में आ पाते हैं, क्योंकि इस तरह का एक किसान का, एक मट्टी का बेटा, और वो कहाँ सानेवाल से हमेशा देखते थे फ्रंटियर मेल को कि कभी ये मुझे बम्बई ले जाए, और कहते थे फ्रंटियर माता तू मुझे बम्बई ले जा। एक ऐसा हाँ बंदा, एक ऐसा व्यक्तित्व मुंबई आया, और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी उसके, और उनके मन में एक ही बात थी। पिछले दिनों मैं उनसे पूछ रहा था उनकी जर्नी, हम्म तो मुझे बता रहे थे कि जब मैं वहां से आया तो नौकरी छोड़ के नहीं आया, क्योंकि दो चीजें किसी भी व्यक्ति को कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, ये धर्म जी ने उस दिन मुझसे बोला। एक सेंस ऑफ हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, आपका आपके माता पिता, आपके परिवार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप चलती हुई नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं? कल दूसरा काम नहीं मिला तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपने नौकरी छोड़ दी, तो परिवार कैसे पलेगा? और दूसरा सेंस ऑफ, इस बात का सेंस की सेंस ऑफ रियलिटी, कि क्या हाँ आप इस लायक हैं जो आप करने जा रहे हो? आप हीरो बनने जा रहे हो, तो क्या आप हीरो बनने के लायक हैं? वहाँ करोड़ों लाखों लोग जो चांद तारा, सूरज और चांद से भी बढ़िया लोग, लाखों करोड़ों में से 4-6 लोग छटके जाते हैं, क्या उनमें आप आ सकते हो? ये दो बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो धर्म जी ने मुझसे कहा कि ये दो बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने दोनों अवलोकन किया कि इन दोनों बातों का, कि क्या धर्म जी ने कहा, मैंने खुद का अवलोकन किया कि क्या दोनों बातें। तो मैंने कहा इसलिए मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। जब फिल्म फेयर से मुझे बुलावा आया, और कैसे आ गया, हाँ तो मैंने कहा बिना नौकरी किए, और फिल्म फेयर वालों ने मुझसे कहा कि फर्स्ट क्लास का किराया उन्होंने मुझे दिया। तो मैं अभी दिया नहीं था, बोले फर्स्ट क्लास से आओ, उसका किराया दे देंगे। तो मैं और मेरा एक मित्र, हम थर्ड क्लास से आए कि पता नहीं कभी सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट क्लास से मिला नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, तो वो पैसा मेरे काम आ जाएगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और यहाँ आने के बाद ये था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ के आऊँगा, कल काम मिला हम्म नहीं मिला, क्या है क्या नहीं है, मिल भी गया नहीं भी मिला, मैं इस लायक हूँ मुझे लगता है, तो मेरे परिवार का क्या होगा? 1 महीने हाँ यहाँ उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया।
जितने 1 महीने के उनका सिलेक्शन हो गया तो फिल्म फेयर वाले सब एक्टरों से उन्हें मिलाते रहे, जगह जगह स्टूडियो ले जाते रहे, जगह जगह प्रोड्यूसर से बुलाते रहे, पर बोले मेरा इंटरेस्ट किसी एक्टर से किसी प्रोड्यूसर से मिलने में नहीं था। मेरा इंटरेस्ट ये था कि मुझे कोई फिल्म मिले और कोई चेक मिले ताकि मैं घर को मैं बोलूँ मेरे घर का खर्चा है, मुझे मेरे वहाँ घर में खर्चा है। ऐसा नहीं था कि पिताजी टीचर थे, सक्षम थे, लेकिन फिर इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1 महीने में जब इनका काम नहीं हुआ, कुछ फिल्म नहीं मिली तो ये वापस चले गए और नौकरी में फिर से इन्होंने काम आरम्भ कर दिया। फिर ये कुछ महीने नौकरी करते रहे और फिर से इनको फिर से इनका फिल्म फेयर में फोटो छपा था। वो फिल्म फेयर का फोटो देख के लोग इनको फोन करते थे, चिट्ठियां भेजते थे, जो भी था सिलेक्शन। फिर वहां से कैसे ये वापस आए और अब जब दोबारा वापस आए तो जब इनको कोई तो वहां से नौकरी छोड़ के आए थे। तो मेरा मतलब एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रियलिटी कि क्या आप इस लायक हैं या और क्या आपका जो परिवार है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ये दोनों आप निभा सकते हो नहीं निभा सकते हो। ये दोनों बातें आप के पास हों तो आप हमेशा आपको सफलता का रास्ता ईश्वर ही दे देता है, अगर ये दोनों सच आपको जान। तो मैंने धर्म जी को बोला सर बिल्कुल आपकी कहानी में तो आप तो बहुत ज्यादा सफल है, मैं तो 10% ही आपके मुकाबले में सफल हुआ हूँ, ईश्वर ने मुझे दिया है आपके संपर्क में। लेकिन ये दोनों बातें शायद मेरे जीवन में भी थी। जब मैं 18-19 साल का था, मैं असिस्टेंट बना था, तो मेरे मन में यही था कि जल्दी से डायरेक्टर बन जाऊं और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उन दिनों तो हर कोई आदमी जब नया लड़का होता है तो एक्टर बनना चाहता है, शक्ल सूरत मेरी ठीक थी, सब मुझे बोलते थे एक्टर क्यों नहीं बनता, डायरेक्टर क्यों, राइटर क्यों। तो मैं अपने आप को देखता था तो मैं कहता था कि एक्टर और डायरेक्टर में शायद उतना सफल ना हो सकूं, मैं टॉप पे ना पहुंच सकूं, लेकिन एज ए डायरेक्टर शायद मैं 10-15 डायरेक्टरों के बीच में अपनी जगह बना लूं। तो ईश्वर ने मुझे एक ऐसी गदर फिल्म दे दी जो कि भारत की 4 फिल्मों में एक फिल्म शामिल हो गई, गदर, मुगले आजम, मदर फिल्म दे दी। तो इससे बढ़िया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो वो जो सेंस ऑफ रियलिटी अपने आप बारे में रियलाइजेशन करना, सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि भाई मैं किस लायक हूँ, तो आज मैं किसी भी नए बच्चे को यही बात बोलना चाहता हूँ। हाँ भाई साहब, मैं इस बात का मुझे आश्चर्य होता है, मथुरा आपका शहर है, वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई और ये सही है कि बहुत युवा अवस्था में आपने आपके सिनेमेटोग्राफी का सपना लेके गए थे कि सिनेमाटोग्राफर बनेंगे, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ने बिल्कुल में नहीं था, ये सब कुछ मेरे विकिपीडिया में काफी कुछ गलत लिखा हुआ है हाँ और हाँ मैं कभी सिनेमेटोग्राफर नहीं बनना चाहता था, हमेशा से राइटर और डायरेक्टर और कभी लिखता था। लेकिन मैं हाँ अभी हाँ बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपना मेरे विकिपीडिया में कुछ मेरी फिल्में जो मैंने बनाई भी नहीं है, बेचारे किसी और ने बनाई है, उनका भी नाम अच्छा मेरे वो में दे दिया है। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपना विकिपीडिया देखा तो कई लोग मुझसे हाँ ये सवाल करते हैं, तो मैंने पूछा क्यों सवाल करते हैं, तो किसी ने कहा आपका विकिपीडिया देखा। तो विकिपीडिया जब मैंने देखा तो बहुत कुछ उसमें रॉन्ग लिखा हुआ है कि 1988 से मेरे करियर की शुरुआत है। अरे भाई 1978 में तो मैं 77 एंड में तो मैं बी आर चोपड़ा साहब के साथ असिस्टेंट था, 81 में तो हाँ मेरी पहली रिलीज हो गई थी। तो बहुत सारी हाँ चीजें गलत लिखी हुई है। तो मैं बड़ा उसको किसी की ड्यूटी लगाई है कि उसको थोड़ा ठीक कराओ, ठीक करेक्शन कराता हो हूँ। जाता है वैसे। कोई करेक्शन पता नहीं, कोई एक आध बंदा है फिर से उसको पुरानी विकिपीडिया में डाल देता है जिनको कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। एनीवे आई एम ट्राइंग दैट कि भाई मेरे बारे में सही इन्फॉर्मेशन लो। मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी रॉन्ग लिखी है उसमें कि हाँ हाँ 1950, भैया मैं कहाँ तब पैदा हुआ था। तो ये सब बहुत सारी चीजें उसमें बहुत गलत लिखी हुई है। तो उसमें फोटोग्राफी का भी लिखा हुआ है। तो वो बहुत सारे लोग हाँ मुझसे सवाल करते हैं फोटो, मुझे भाई फोटोग्राफी का कभी शौक नहीं था। हाँ, हाँ फोटोग्राफी हमेशा एक पैशन जरूर रहा है, लेकिन मैंने एज ए हाँ कैमरामैन कभी काम नहीं किया। मैंने हमेशा सबसे पहले जो कैरियर शुरू किया अमीन सयानी के यहाँ शुरू किया और वहां पे मैंने हाँ सबसे पहले जीवन का 200 रुपए का चेक मुझे वहां मिला था और मैंने वहां रेडियो प्रोग्राम लिखा था। लिखना, लिरिक्स और ये राइटिंग का ही मेरा शौक रहा बचपन से। हाँ हाँ। और बी आर चोपड़ा साहब से मिलना ये तो सही है, और द हाँ, बी आर बर्निंग ट्रेन चोपड़ा का साहब के साथ सहायक में निर्देशक होना। जब मैं पढ़ रहा था 77 में मैं चोपड़ा साहब से मिला था और हाँ उनको एक कहानी सुनाई मैंने और 6:30 बजे का उन्होंने मुझे टाइम दिया था, बोले 15 मिनट में सुना देना। मगर वो चोपड़ा साहब की कृपा इतनी और उनका आनंद इतना आया, एक कहानी मैंने उनको सुनाई, वो 10:30 बजे तक मेरे साथ बैठे रहे और काफी लोग थे और उनको मेरी कहानी काफी पसंद आई। पर मैंने उनसे कहा सर मैं तो राइटर बनने नहीं आया हूँ, असिस्टेंट बनने आया हूँ, आपका एज ए डायरेक्टर काम करना है। ये बात है सितंबर शायद 77 की या अक्टूबर में उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही थी, पति पत्नी और वो। तो उन्होंने मुझे हाँ बोला, तुरंत बोला आ जाओ। तो मेरा भाग्य था, मेरे को अवसर मिल गया। अवसर मिल गया, एक पत्रकार थे फिल्म माधुरी के
असिस्टेंट एडिटर थे महेंद्र सरल जी, उनसे वो मेरे घर आते थे, उनके थ्रू मुझे 2 जगह मैंने उनको बोला था, या तो मनोज कुमार के यहाँ लगा दो या चोपड़ा साहब के यहाँ लगा दो। तो उन्होंने वो मुझे पहले मनोज कुमार साहब के पास, उन दोनों बिजी थे मनोज जी, कुछ उनका क्रांति में बिजी थे, तो मुझे अफसर उन्होंने कहा चोपड़ा साहब से बात कर लिए। मैंने कहा उनको मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी मैं इसलिए सुनाना चाहता कि मेरी कहानी सुनेंगे तो उनको लगेगा ये लड़का लायक है, उनका रिव्यू भी मुझे मिलेगा, मुझे भरोसा था। तो कहानी उनको मुझे अच्छी लगी। फिर वो मैं चोपड़ा साहब के यहाँ असिस्टेंट बन गया। उनके 2.5 साल में मुझे मौका मिला 3 फिल्में करने का, पति पत्नी, वो द बर्निंग ट्रेन, इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू। और पति पत्नी बर्निंग ट्रेन में बहुत सारे फॉरेन टेक्नीशियंस थे, पॉल एंड जेरी थे, जो टाइमिंग इन्फर्नो के थे। तो बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। उस पिक्चर ने एक्चुअली रियल ट्रेनिंग दे दी। तो मेरा भाग्य ऐसा था कि 2.5 साल में मुझे 3 फिल्में करने को अवसर मिल गई और मैं 18-19 साल का था। तो 3 फिल्में बहुत 2.5 साल में बहुत बड़ा काम होता है, पर आई गॉट इट। एंड समहाउ मेरा शौक था, मुझे फिल्म, मेरा क्या है, देखिए क्या है, हम जिस इंडस्ट्री में आए हैं, या ये इंडस्ट्री दादा साहब फाल्के से शुरू हुई, ये शुरू हुई थी शौक से। शौक था लोगों को, जज्बा था, जुनून था, पैशन था सिनेमा बनाने का। और हम उसी इंडस्ट्री, उसी काले जादू में, काले से घर में एक ब्यूटीफुल सा पर्दा, उस पर्दे पे चलती हुई बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे चित्र, उस जादू ने हमें यहाँ, वो जादू हमें यहाँ लेके आया। एक अंधेरे में चलता हुआ एक जादू पर्दे के ऊपर, वो हमें यहाँ लेके आया। और उसमें इतना पैशन था, उसमें ऐसे कलाकार थे, वो पैशन हमें काम कराता रहता था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जिस दिन से मैं असिस्टेंट बना 77-78 में, और 92 में मेरी शादी हुई, और ये 14 साल का तकरीबन वक्फा था। इन 14 साल में मैंने लाइफ में पहला हॉलिडे अपनी शादी के बाद 2-3 दिन के लिए, जब मैं हनीमून के लिए गया था, तो मैंने लिया था। 14 साल मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, क्योंकि मेरी छुट्टी काम ही मेरी छुट्टी थी। मुझे कभी लगा ही मैं कोई छुट्टी ले लूं, समझे आपने। ऐसा। मुझे ये भी बड़ा सुखद लगता है कि आपने शुरू में 2 मर्मस्पर्शी फिल्में बनाई और राखी जी और सुरेश ओबराय जैसे कलाकारों को उनके जीवन का एक श्रेष्ठ भूमिका दी, श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागों का। ये मैं सही हूँ शायद? तो बिल्कुल सही है। इन फिल्मों के बाद जो एकदम से आपने तूफान मचा दिया हुकूमत लाके, वो उसकी क्या किस्सा है? उसका किस्सा ऐसा है कि उन दिनों वीडियो आ गया था अचानक, और वीडियो आने से मैं अपनी सड़क से जा रहा था, और बंधन कच्चे धागों के डायलॉग मुझे सुनाई दे रहे थे। हमें तो थिएटर में ही सुन, मैं चौंक गया, ये कैसे घर में सब चोरी से देख रहे। पिक्चर बहुत पसंद थी, रिव्यू बहुत, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा भाई अब फिल्म बनानी है उस ऑडियंस के लिए, कि जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है, उस वक्त मल्टीप्लेक्स नहीं, हम उसको बालकनी ऑडियंस कहते थे, वो तो थिएटर में फिल्म देखने अब आई, क्योंकि वो तो अब घरों में वीडियो पे देखो, वीडियो पे फिल्म देखना एक फैशन बन गया था। आज का बच्चा नहीं समझ सकता है वो वीडियो का क्रेज। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि घर में फिल्म आ रही थी, आज तो हर के फोन पे फिल्म है, और इसीलिए उसका कोई उसे क्रेज नहीं है। लेकिन जो फिल्म वो लाइनों में लग लग के, घंटों घंटों लाइनों में लग के, मारपीट सह के, अपने हाथ छिलवा के, क्योंकि वो उसमें डाल दिया करता था खिड़की में, और उसका हाथ छिल जाता था भीड़ के अंदर। इस बात को वो समझ ही नहीं सकता आज का बच्चा। और वो एक ऐसी चीज थी जो आपके पास अचानक घर में आ गई थी। तो ऐसा होता था कि एक के घर में वीडियो होता था तो पूरा मोहल्ला उस घर में आके पिक्चर देखता था, और आदमी लोग वीडियो किराए पर लेते थे, और एक एक रात में 6-6 फिल्में देखते थे। और वीडियो वाले लाखोंपति बन गए, जिनके पास वीडियो था या जिनके पास वीसीआर था, और पायरेसी वगैरह से भी। तो ये एक नई दुनिया शुरू हुई थी, नया कल्चर शुरू हो गया था। तो 1-1.5-2 साल ऐसा रहा कि सारी इंडस्ट्री समाप्त हो गई प्रैक्टिकली। सारी जितने बड़े बड़े डायरेक्टर थे उस दौर के, वो आउट ऑफ वर्क हो गए। उनको समझ ही नहीं आया कि वो सेंसिटिव फिल्में बनाते थे, वो सेंसिटिव फिल्में देखने के लिए कोई थिएटर में आते नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि मैं एक एक्शन से भरपूर फिल्म बनाऊंगा, इमोशनल बनाऊंगा, मगर एक्शन से भरपूर बनाऊंगा, जिससे देखने सिनेमा में लोग आए। सो आई प्लान्ड हुकूमत। एंड हुकूमत 87 की ईश्वर की कृपा से उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। उस साल इतनी चली कि पूछो मत। कि उसने, मुझे नहीं लगता कोई 40-50 जगह से ज्यादा तो सिल्वर जुबली की, 15-20 जगह उसने गोल्डन जुबली की, 75 हफ्ता चली पिक्चर वो। तो बस ईश्वर की कृपा थी। वो तो पूरी डायनेमिक, धर्म जी की डायनेमिक पर्सनालिटी, एक बड़ा पोस्टर था, एक बड़ा शानदार।
जिसमें हाँ हाथ में हाँ कोई एक डंडा लिए हुए थे और हाँ आप हाँ, जैसी अभी बहुत बनियान वो जबरदस्त, बहुत पहन। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। उनसे कैसे बंदूक मिले थी धर्म हाथ जी में, से? बंदूक हाँ थी हाँ हाथ हाँ। में। धर्म जी से कैसे मुलाकात हुई? धर्म जी को मैं मिला था बर्निंग ट्रेन के टाइम पे। बनी हुई। बड़ा ही, हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हाँ। अब मैं असिस्टेंट था, 18 साल का था, 19 साल का था, बहुत टेंडर उम्र थी। क्या होती है आज के हम्म, जमाने में, उस जमाने में कोई इतना इतना छोटा बच्चा फिल्मों में आता नहीं था। हाँ और हाँ। मैं गया, आज तो आ जाते हैं, उस जमाने में नहीं था ऐसा। उस जमाने में 35-40 साल से पहले कोई डायरेक्टर और बनता ही नहीं था, और 28-30 साल से पहले कोई असिस्टेंट बनता नहीं था, ऐसा चलन था। क्योंकि उसको इतना समय लग जाता था। ये तो मेरी तकदीर थी, मुझे कनेक्शन मिल गया बी आर चोपड़ा का साहब का, और मैंने कहानी सुना दी और उन्होंने मुझसे कहा आ जाओ। वो समाव हम्म, चीजें बैठती चली गई। अगर वो हम्म, नहीं बोलते तो मुझे भी कई साल लग जाते असिस्टेंट बनने में। मैं भी 26-27 साल तक जाके असिस्टेंट ही बनता, 18 में नहीं बनता। 8-10 साल स्ट्रगल, इसी स्ट्रगल में चले जाते। तो मैं फॉर्चुनेट हाँ। समझता हूँ, ईश्वर की कृपा समझता हूँ, और ईश्वर ही बुद्धि देता है तो चीजें होती हैं। तो सही बात। बर्निंग ट्रेन में शूटिंग थी आर के स्टूडियो में। तो घटना क्या घटी कि आज धर्म जी आने वाले थे, मैं बहुत एक्साइटेड था। शाम का 7 बजे की शिफ्ट थी, सुबह से 2 बजे से तैयारी चल रही थी। ये था धर्मेंद्र आ रहा है, धर्मेंद्र आ रहा है। ऐसा था कि 7 बजे के करीब, 7-7:30 बजे धर्म जी की बड़ी वैक्स वॉगन हुआ करती थी, वो आई। और मैं राज कपूर साहब के कमरे में था, उनके कमरे, उनकी ड्रेसेस में लगा रहा था धर्म जी ये पहनने वाले। धर्म जी के कमरे का लुक आफ्टर मैंने जिम्मेदारी ले ली थी, मैं करूंगा। उसका हम्म, रीजन इतना ही था कि धर्म जी से मुलाकात हो। तो मैं उसके कमरे में वो लगा रहा था कि अचानक जैसे धर्म जी आए तो हवाएं कैसे सरसर आती हैं, पूरे स्टूडियो में ऐसे हवाएं सरसर, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र। वो सरसराती हुई हवा। राज कपूर साहब का फर्स्ट फ्लोर पर रूम था एंड में, वो हमेशा धर्म जी को मेकअप रूम मिला करता था। तो राज कपूर साहब हम्म, ने कहा था धर्मेंद्र जब भी आए उनको मेरा पर्सनल मेकअप रूम दो, वो किसी और में, और वो धर्म जी के सिवा वो पर्सनल मेकअप रूम किसी को मिलता नहीं था। तो हाँ मैं हाँ। वहां था, तो खबर, तो मैं वहां से, और लंबा कॉरिडोर है वहां, मतलब बहुत ही लंबा कॉरिडोर है। मैं वहां से, मैंने दरवाजा भी बंद नहीं किया, सारा ऐसा खुला हुआ रूम, वहां से भागा हुआ, थक 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 थक, भागते 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 भागते, ऐसा सीढ़ी उतरते 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 उतरते, धक 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 करते करते स्टूडियो के सामने आ गया, फ्लोर के सामने आ गया। देखा काफी लोग खड़े हुए हैं, एक वैन खड़ी हुई है, सामने चोपड़ा साहब वॉक करते हुए जा रहे हैं। वो विजुअल में ऐसे वॉक करते हुए जा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने से विजुअल है, और मैं दूर खड़ा हूँ। सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं कौन आ रहा है, ऐसे देख रहे हैं पता नहीं कौन आ रहा है ऐसे। और मैं भी ऐसे ही देख रहा था, और तभी ऐसा दरवाजा खुलता है और एक चेहरा दिखता है। वो धर्म जी का चेहरा हल्का सा दिखता है मुझे, और साथ में दिखता हूँ हेमा जी बैठी है। और धर्म जी बोलते हैं चोपड़ा जी, मैं वो रजिया सुल्तान की शूटिंग करके आया हूँ, काला मेकअप था, आज पहला दिन है बर्निंग ट्रेन का, फ्रेश करना चाहता हूँ, कल से करूंगा, बहुत थक गया हूँ। वो मेकअप धोते धोते चोपड़ा जी बोले कोई बात नहीं, कल से कर, दूसरा काम है, वहां से शुरू करते। और हम्म, एकदम दिल बैठ गया, धर्मेंद्र आज शूटिंग नहीं करेगा, हमारे तो धर्मेंद्र से मिलना था इतनी देर में। सही अब बात। उसके बाद धर्म जी वहाँ बातें करते रहे, चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा वहां रहे, हिमा जी भी थी। 1.5-2 घंटे तक धर्म जी गप्पे मारते रहे और जोक्स चलते रहे, और सब लोग हंस रहे थे उनकी जोक्स की आवाज पे। जिसको सुनाई देता था, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, सब हंस रहे थे। और ऐसा पूरा स्टूडियो जैसे शांत था, पूरा स्टूडियो जैसे वहीं आके खड़ा हो गया था, पूरे स्टूडियो में काम नहीं हो रहा था। स्टूडियो वर्कर जो रोज धर्म जी को देखते हैं वो भी इतना क्रेज में था। और वो हम्म, खड़ा रहा, और थोड़ी देर के बाद धर्म जी का दरवाजा ऐसे बंद होता है और गाड़ी चलती है। गाड़ी मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने फटफट फटफट, उन्हीं दिनों नई कॉल शीट का चलन शुरू हुआ था बर्निंग ट्रेन से पहले, हिंदुस्तान में कॉल शीट नहीं बनती थी। कॉल शीट मतलब हाँ। कल का टाइम। अब मुझे मालूम है, मैं तो बेवकूफ बेवकूफ बच्चा, अरे भाई बता ही दिया होगा चोपड़ा साहब ने कल कितने बजे आना है। फिर भी मेरा काम था कॉल शीट, कच 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 कॉल शीट लिखी, कॉल शीट लिखी। और वो गाड़ी ऐसे जा रही थी, मैं भागता गया, भागता भागता गया। वो दरवाजा था बंद, क्योंकि दरवाजे के आगे कोई गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी हटती तो मैं आर के का दरवाजा खुलता। इस वजह से 1 सेकंड के लिए गाड़ी रुक गई, कोई गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं आया, मैं कहा सर 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 सर। उन्होंने देखा ये कोई बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है, तो ड्राइवर ने बोला रोको रोको, दरवाजा खोला। बोले मैं हाँप रहा था, उनके यस सर। बोले हाँ बोलिए।
मैंने कहा सर मैं अनिल शर्मा असिस्टेंट हूँ। ऐसे देखे मेरी तरफ ऐसे देखने लगे, तुम असिस्टेंट हो? उनको लगा इतना छोटा सा बच्चा। जी सर। ऐसे मुस्कुराए ना, ऐसे मुस्कुराए मेरे को देख के। क्या है बोलो? मैंने कहा सर ये कॉल शीट कल का प्रोग्राम या क्यों होंगी है? तो देखा, अच्छा कल मुझे बता दिया था चोपड़ा साहब। मैंने कहा सर मेरा ड्यूटी थी आपको देना। अच्छा अच्छा, ऐसा मुस्कुराया उन्होंने और ऐसा लिया कॉल शीट, ऐसे रख दी, ठीक है मैं आ जाऊंगा। और बंद हो गया, तब तक दरवाजा खुला, चला गया। ही वॉज सो, मतलब कोई इरिटेट नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हाँ हुआ, हाँ। जो पता बता चुके थे। और मुस्कुराए मेरी तरफ, चलो ये बच्चा जो है, कोई बच्चा है एक्साइटेड है, उनको समझ आ रहा था ये उनको उनके फेस हाँ, वो उन्हें दिख रहा बिल्कुल होगा। रियलाइज किया और होगा वो कि मुस्कुराए मेरी तरफ जैसे बहुत ही प्यार भाव से कि छोटा सा बच्चा है, और वो निकल गए वहां से। और मेरी जिंदगी का वो दिन बन गया। मैं और मैं घर में आके सबको बताया, धर्मेंद्र को देखा, ये किया वो किया। ओहो वो किस्सा धर्मेंद्र को देखा किस्सा। दूसरे दिन 7 बजे शूटिंग थी, 2 बजे आना था फिल्म से आर के स्टूडियो। वो सारी दुनिया को बता दिया कि आज धर्मेंद्र को देखा। और सब कैसा था धर्मेंद्र, क्या था, ऐसा था वो सा था। मतलब वो सोच लीजिए वो दिन जिंदगी का इतना बड़ा दिन था कि धर्मेंद्र को देखा। तो बस ऐसे धर्म जी से वाह, मुलाकात हुई। मॉर्निंग ट्रेन में मैं असिस्टेंट था ही, धीरे धीरे पहचान होती चली गई। मैं तकदीर का धनी था, उनका बड़ा फैन था। हो गया, बस चीजें घट जाती हैं सर। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी के बस में थोड़ी, आदमी के बस में तो ये भी नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसकी सूरत कैसी होगी, उसकी शक्ल कैसी होगी, वो इस घर में पैदा होगा। आदमी सोचता है मैं कर रहा हूँ, करता वो कुछ नहीं। 40 साल फिल्म में काम करने के बाद एक ही चीज समझ आएगी, करता ऊपर वाला ही है और कोई कुछ नहीं करता। ईश्वर ही है सब कुछ। लगातार सच में इतना सारा काम, हमेशा बड़ा सपना देखना, बड़ा सपना पूरा करना। हिंदी सिनेमा में आपने जो भव्यता दी है पूरे 20 30 40 साल, वो अपने आप में रेखांकित करने वाली है। मैं बहुत उस तरह से बोल रहा हूँ जो हम लोग कई बार बहुत थिंकर लोग बात करते हैं हिंदी सिनेमा की पूरी जर्नी को लेकर, कि लगातार बहुत सी, मतलब इतने सारे डिटेल है आपके सिनेमा में। जैसे सदाशिव अमरापुरकर के बारे में सोचता हूँ मैं, कि अब उस कलाकार को सारा आदर सम्मान और जगह आपकी फिल्मों से मिली अर्धसत्य के बाद। आपने उनकी नहीं, कॉमर्शियल हुकूमत वैल्यू बनाई, हुकूमत वही हुकूमत से। तो उनको भी विलन लेना, ये भी एक कहीं ना कहीं आपका सोच काम करता होगा। जब उस समय कंटेम्प्रेरी सीन में तो बहुत सारे बड़े नाम थे, और आपने उनको ही क्यों चुना? बस वो मैंने उनका ऐसी में मिक्स में कर रहा था। बंधन कच्चे धागों की मिक्स, जी जी। क्या बताऊं, बंधन कच्चे धागों की मिक्सिंग कर रहा था। तो अर्धसत की मिक्सिंग चल रही थी। मैंने उनका एक सीन देख लिया, सीन देख के वो एक्टर मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने कहा उनको बुलाया, मैंने बुलाया और मेरे दिमाग में सेट हो गया। और वो एक स्कूटर से आए, बंधन कच्चे धागों के बाद मैंने उनको बुलाया कि स्कूटर से आए, गरीब सा आदमी, चप्पल पहने हुए। और मैंने कहा भाई आप धर्मेंद्र के अपोजिट ये विलेन कर रहे हो। वो कांप गए। धर्मेंद्र के अपोजिट? उन्होंने जिंदगी में कभी जूते नहीं पहने थे। मैंने जब उन्हें ड्रेस दी, बूट दिए, हिल वाले बूट, बोले मैं तो पहन ही नहीं सकता, जब बूट घर लेके जाओ। ओवर कोट दिया, उनके ड्रेस दी। मैंने कहा 2 3 दिन तक पहनो, घर में इन्हीं कपड़ों के संग 2 3 दिन रहो। पहले यू मस्ट फील के ये कपड़े पहनने आपको आते हैं, जूते पहनने आते हैं, आपने बचपन से पहने। और मैंने कहा अब आप कभी चप्पल नहीं पहनोगे, जूते ही पहनोगे। उनको जोड़ी जूते दे दिए कि आप जूते ही पहनो, बस आदत डालो जूता पहनने की। बोले मैंने कभी जूते पहने ही नहीं। बोला पहनो। तो उन्होंने सबसे पहले तो जूते पहनने का अभ्यास किया, फिर कोट पहनने का अभ्यास किया, फिर ओवरकोट पहनने का अभ्यास किया, फिर टोपी पहनने। क्योंकि ये भी अब जैसे हम मथुरा वगैरह छोटे शहरों से आते हैं, कई बार हम बहुत स्टाइलिश मॉडर्न कपड़े पहन लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, और वो चूंकि उन कपड़ों का पहनने की उनकी आदत नहीं है, तो वो या बहुत सारी लड़कियां आती है, बहुत सारे मॉडर्न हॉट कॉस्ट्यूम पहन लेती है, उनको आदत नहीं है वहाँ की लड़कियों को। तो बड़ा होना भी लगता है, बड़ा ही बेवकूफ़ी सी लगती है उनके जेस्चर से। वो बार बार उसको दिखाने की कोशिश करती है। वही एक लड़की किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुई है जहाँ बचपन से उसने मिडिया, वो हॉट शॉर्ट पैंट और वो सब पहने, तो उसके लिए बड़ा कैजुअल है। वो जब कोई साड़ी पहनेगी, वो जब कोई सलवार सूट पहनेगी, तो वो संसार को दिखाएगी, बड़ा अजीब सी लगेगी। वो सूट नहीं, सूटेबल सूट नहीं होगी।
क्योंकि उसको आदत नहीं है, उसको कैरी नहीं कर सकती। तो कपड़ों को पहनना, कपड़ों को कैरी करना भी बड़ी आदत है। भाषा को बोलना और भाषा को कैरी करना भी बड़ी आदत है। हम जब छोटे शहरों से आते हैं तो हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती, जब थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेते तो अंग्रेजी के एक्सेंट इतने खराब होते हैं कि उसको कैरी करना में जन संसार हंस जाता है जिनको आती है, समझे ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में पैदा होते हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं तो बहुत इम्प्रेसिव बोलते हैं, लेकिन जब वो हिंदी बोलते हैं तो हम लोग उन पे हंस जाते हैं कि ऐसी इनकी हिंदी है जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं। या बॉम्बे के भी बहुत सारे पढ़े लिखे हाई हाई रिच फैमिली के बच्चे जब हिंदी बोलते हैं तो हंसी आ जाती है हमें, ऐसी जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हंसी आ जाती है। तो भाषा बोलना, भाषा कैरी करना, कपड़े पहनना, कपड़े कैरी करना, ये बड़ी अदा है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग जब भाषा बोलते हैं और कपड़े पहनते हैं तो दोनों भाषाएं, दोनों तरह के कपड़े कैरी कर लेते हैं। धर्म जी जब भाषा बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, दोनों तरह के कैरी कर लेते हैं। शाहरुख खान जब कपड़े पहनता है और बातें करता है तो दोनों तरह की कर लेता है। दिलीप कुमार जब बातें करते हैं, कपड़े पहनते हैं किसी भी तरह के, वो भाषा को कैरी कर लेते हैं। कैरी कर लेते हैं, बिल्कुल सही। ये तो है। दिलीप साहब के बारे में कहा गया था कि उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया, और बड़ी सी बड़ी पार्टी में, बड़े से बड़े गरिमापूर्ण फंक्शन में जब वो अपीयर होते हैं तो उनका बोलना, उनकी बात कहना और उस बात के सेंस का तो अद्भुत कमाल लगता है। करना पड़ेगा ना, आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और वो आपसे बहुत सारे लोग, करोड़ों को इन्फ्लुएंस होते हैं और आपके पच्चनों पे चलते हैं। देखिए क्या होता है, एक्टर बनना, स्पेशली एक्टर बनना, डायरेक्टर राइटर से भी ज्यादा स्पेशली एक्टर बनना। एक्टर जब आप बन जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि आप रोल मॉडल बन जाते हैं। और ये एक्टर को सोचना ही चाहिए, जो भी एक्टर है, चाहे आज का एक्टर है या पुराना एक्टर है, उसको अपनी हरकतें, उसको अपना आचरण वैसे करना चाहिए जैसे कि वो संसार में बहुत, संसार उसकी हर बात को फॉलो करता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कई दफे नहीं हो पाता है, क्योंकि आप अगर नेता बनते हैं, आप अगर अभिनेता बनते हैं, आप अगर कोई बड़ा आदमी बनते हैं तो आपका आचरण, आप कोई बड़े बड़े पत्रकार भी बन जाते हैं, आप कोई बड़े मिनिस्टर भी बन जाते हैं, आप कोई बड़े राइटर भी बन जाते हैं, बड़े डायरेक्टर भी बन जाते हैं, आप कोई बड़े साइंसदान भी बन जाते हैं, आप कोई बड़े साधु भी बन जाते हैं, आप कोई बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी बन जाते हैं। तो आप एक रोल मॉडल हो जाते हैं, क्योंकि अखबारों में आ रहे हैं, आप टीवी पे आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं, तो आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। तो उस वक्त आपका बहुत बड़ा ये कर्तव्य है कि आप ऐसे, आपको अपना जीवन फिर उस तरह से गुजारना ही चाहिए जिससे कि सोसाइटी को आपके जीवन से कुछ मिले। अगर आप नहीं गुजारोगे, आप टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन लोगे, टेढ़े मेढ़ी हरकतें कर लोगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर लोगे, कभी ड्रग ले लोगे, कभी दारू पी के पड़ जाओगे, कभी ये करोगे, कभी वो करोगे, तो लोग आपको रोल मॉडल समझ के आपको फॉलो करेंगे, और वो जो उल्टी सीधी हरकतें आप कर रहे हैं उसको समझेंगे कि ये होनी चाहिए, और वो भी करेंगे, और आप सोसाइटी में गंद फैलाओगे। तो आप या तो बड़ा आदमी बनो मत, बड़े आदमी बन जाओ तो संसार के सामने आओ मत, किसी को आपके बारे में पता ही नहीं, आपके अंदर टेढ़ी मेढ़ी आदतें हैं तो मत आओ। और अगर आप संसार के सामने आते हो तो उन चीजों के संग आओ जो चीजें संसार में आपको आपके ताकि लोगों को आपके आचरण से, आपकी बातों से, आपके तरीके से कुछ मिले, ना कि उनके जीवन के जीवन गर्त में जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छवि, पहचान, पर्सनालिटी उसी को कहते हैं कि जिससे लोग अनुसरण करें और उसे अपने जीवन में दो अच्छी बातें उतार सकें। ये है। आपने सर बहुत सारे दूसरे सितारों के साथ भी काम किया, चाहे वो सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, सनी और बॉबी भैया के साथ तो खैर आपने बहुत अच्छे काम किए ही। मुझे गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक इतिहास रचने वाली फिल्म है। मेरा बेटा भी देख रहा है उसको। फरिश्ते और अपने बहुत अच्छी लगती है, अपने मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अपने के मैं एक एक दृश्य को, और खासतौर से वो टाइटल सॉन्ग तो कमाल है। मुझे आज भी याद है वो, उसके बाद ही, उसके प्रदर्शन के बाद जब उनका बर्थडे आया था, आप आए थे धर्म जी के बंगले पर जब उनको विश करने, तो उन्होंने आपको कितने सारे आशीर्वाद और दुआएं दी थी कि ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहो। अपने आप को करने को किस तरह से मिली वो, उसका भी मुझे थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा है गदर के बाद कि। धर्म जी ने मुझसे कहा था कि हम तीनों के लिए एक पिक्चर बनाओ। मैं बहुत जी सारी जी। कहानियां ढूंढता रहा, कई साल तक ये कहानियां ढूंढता रहा, कई साल गुजर गए, एक दो पिक्चरें गुजर गई। हर बार सोचता था एक्शन, लेकिन कोई भी राइटर आता था एक्शन सुनाता था, लेकिन मुझे एक्शन नहीं करनी थी, हाँ। मुझे इमोशनल करनी थी, क्योंकि इनके परिवार को मैं जानता हूँ, ये बड़े इमोशनल लोग हैं। तो मुझे कुछ और करना था, वो इमोशनल करना था, तो कहानी नहीं मिल रही थी।
तीन जी जी। चार साल की जद्दोजहद के बाद ये अपने की कहानी मिली और अपने बनी। बस कहानी मिल गई तो वो और बन जाता। हाँ, उसमें सारे कुछ मतलब बहुत सारे। अच्छा, कई बार ये जैसे है विक्टर बनर्जी जैसे कलाकारों का चयन करना, ये सब वो आप तो पूरे। अब ठीक है, वो तो आदमी ढूंढता है कैरेक्टर। तो विक्टर बनर्जी अच्छे कलाकार थे, उनकी फिल्में देखी थी तो बुला लिया उनको। यहाँ हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत कम निर्देशकों के पास वो आप जैसा सेंस है कि जो रीजनल सिनेमा से भी बड़े सितारों को उठाते हैं और फिल्मों में मौका देते हैं। नहीं वो ठीक ये है, बहुत रेयर। ये तो नॉर्मल सी बात है इसमें। जिसको मौका और अवसर की बात है, कहीं से सजेशन आ गया, कहीं देख लिया, कुछ ध्यान में था, वो हो गया। अब कई बार मुझे लगता है कि लोगों को मैं धन्यवाद दे दूं जो आपके पास हैं। मेरे बहुत बोल रहे हैं, मेरी बहुत सारी फिल्में उन्हें पसंद है, किसी को हुकूमत, हाँ किसी को तहलका। तो भाई जो भी इंस्टा पे लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। आप इतनी देर से मैं देखे जा रहा हूँ, आपके बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ये आपका प्रेम और आपका प्यार ही है, फैंस का और उन सब लोगों का जिनकी वजह से आज मैं फिल्में बना पा रहा हूँ और आगे भी बना पाऊंगा, और आगे भी कुछ साल आपको बहुत अच्छा और मनोरंजन करूंगा, अच्छा एंटरटेन करूंगा। So thank you very much all the cinegoers and all the people on तभी Insta from मेरी तरफ उत्कर्ष से के आपको। बारे में लोग जानना चाहते हैं कि उत्कर्ष का अब नया काम कब देखने को मिलेगा। उत्कर्ष का इसलिए बस लोग पूछ उत्कर्ष रहे हैं। का क्या है, उत्कर्ष के पास पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं, और लेकिन उत्कर्ष ने अभी जी। 2-3 फिल्में कहानियां ओके की हैं जो अगर हाँ लॉकडाउन नहीं होता तो शायद शुरू हो जाती। उत्कर्ष बहुत चूसी है। उत्कर्ष को फिल्म हाँ करनी है जो उसके मन की हो, जो उसके पसंद की हो, क्योंकि वो 4 साल यूएसए रहा था, वहां से पढ़ के आया, सब कुछ हुआ, सारी चीजें हैं। तो वो सिनेमा को हाँ जरा बहुत, उसके पास क्या है, वो मॉडर्न सिनेमा भी समझता है। और मेरे संग रहने की वजह हाँ से, घर में पलने की वजह से, वो पुराना दिलीप कुमार का सिनेमा भी उससे पसंद है। वो दिलीप कुमार उसके हाँ हिंदुस्तान में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर है, धर्मजीत मोस्ट फेवरेट एक्टर है। तो हाँ क्या है कि वो हर दोनों चीजों को समझता है। तो फिल्में आ रही थी, स्क्रिप्टें आ रही हैं, लेकिन उसे कोई समझ नहीं आ रही थी, और हमें कोई जल्दी नहीं, इज टू यंग। जब तक हाँ कोई, हाँ और पिछले 1.5-2 सालों से वो क्या था कि वो थोड़ा सा अपने फिजिक पे, बॉडी पे भी थोड़ा सा काम कर रहा था, तो काम कर रहा है। तो हाँ 1.5-2 सालों से वो इसी में ही लगा हुआ है। अब उसने 2-3 सब्जेक्ट ओके कर दिए हैं। अब वो फिल्म थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी तक उन फिल्मों का काम शुरू होगा। लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक उसकी 1-2 फिल्म कंप्लीट हो जाती, पर मैं ठीक ही है। अगर वो मार्च अप्रैल में शुरू होने वाली थी फिल्में, अगर वो फिल्म तब शुरू हो जाती तो उस बंदी हो जाती और खाता भी। तो ईश्वर जो करता है, मैं कहता हूँ सही करता है। मेरी फिल्म हम्म, भी अप्रैल में शुरू होने वाली थी, और अनाउंस करने वाला था मैं अप्रैल में, तय किया था कि 14 अप्रैल बैसाखी के दिन हम पिक्चर अनाउंस करेंगे। हाँ लेकिन हाँ मैंने किसी को बताया नहीं, अभी क्या कर रहा हूँ, जब समय आएगा बताऊंगा। लेकिन लॉकडाउन ही हो गया। अगर वो शुरू हो जाती, 10-20 दिन शूटिंग हो जाती, उसके बाद लॉकडाउन होता, तो सोचो कितना नुकसान हो जाता, कितनी तकलीफ हो जाती। बेचारे सही जिन बात। लोगों की फिल्में शुरू हुई, वो लोग कितनी तकलीफ में आ गए। हम्म, ये मतलब इस समय ने भी। एक फिल्म जो एक साथ बनती है उसकी बात अलग होती है, ऐसे टूट टूट के बनती है उसकी बात अलग होती है। तो एनीवे अभी बस मेरा लोगों से यही कहना है कि और 2-1 महीने जरा चीजों को ठीक होने दो, क्योंकि अभी भी शूटिंग करना, थोड़ी बहुत लोगों ने शूटिंग शुरू की है जिनके काम अधूरे रह गए थे। बड़ा बड़ा रिस्की है, हर शूटिंग में 10-20 लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, जो भी शूटिंग हो हो रहे रही हैं। है। तो इट हाँ इज हाँ, वेरी अभी ये रिस्क डिफिकल्ट। बना हुआ है। नई फिल्म शुरू करने का टाइम अभी जनवरी फरवरी से पहले नहीं है, और कम से कम मैं तो नहीं समझता हूँ, जिसने करनी है वो करे। मैं अभी शुरू करूंगा फरवरी के बाद ही करूंगा, उससे पहले कुछ नहीं करूंगा। ये दो छोटी छोटी परिवार के बातें और साथ हैं हूँ, बस। आनंद ले रहा हूँ जीवन जी। हाँ हाँ, दो छोटी जी छोटी बातें और मैं आपसे सुन लूं, फिर उसके बाद मैं आपका धन्यवाद कहूंगा। हाँ मुझे तहलका में अमरीश पुरी जी का किरदार बहुत प्रभावित करता है। हाँ। तहलका में अमरीश पुरी जी का किरदार बहुत प्रभावित करता है, तहलका और में खास तौर अमरीश से जी जो। का हाँ, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, शोम और शोम शाम शाम। हाँ, और किसी एक टेंशन में जो वो वाद्य बजाने वाला जो उनका स्वभाव है, हाँ जी। वो कहाँ वो कैसे क्रिएट किया है। वह ऐसे ही है, देखिए जी, अब अमरीश जी का एक करेक्टर आ गया, पता नहीं कैसे। तो कोई, मैं कहता हूँ, मैं तो अपनी सारी चीजों को उसके नाम करता हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ बार बार, कि लाइफ में
मेरी शक्ल क्या होगी, मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, मेरे माता पिता क्या होंगे, जब ये मैं निर्धारित नहीं कर सकता हूँ तो फिल्म की क्रिएटिविटी मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूँ। सूझ ऊपर वाला देता है, कहानी ऊपर वाला देता है। मैं लाख कोशिश कर लेता हूँ, मैं 4 साढ़े 4 साल लग गए, अपने की कहानी नहीं आई। और जब मैंने जिस क्षण में, मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक और किस्सा अपने का नहीं बताया। मेरे जी जी। राइटर थे नीरज पाठक जी। मैंने हाँ। उनको बोला कि साहब, अब ये 2 साल हो गए मेरी पिक्चर को वतन को रिलीज हुए, और मेरी पिक्चर नहीं शुरू हो पा रही है इन तीनों देओल के चक्कर में। मेरे तीनों बहुत प्रिय हैं, मुझे शुरू करनी है, लेकिन नेटवर्क बैठ रहा है। ओह। अभी मैं मित्रों का आभारी हूँ जो इस पूरी बातचीत में हमारे साथ रहे हैं। और आपके लगभग सवालों को मैं देखते हुए उनसे पूछता रहा हूँ। अब हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं और डिस्कनेक्ट हुआ, अगर वो दोबारा ज्वाइन होते हैं तो मैं उनकी जो बात अधूरी रह गई और एक एक और बात पूछना थी, अगर वो बात हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमेशा होता है कि जब हम किसी विशेष आदमी से बात कर रहे होते हैं, विशेष व्यक्तित्व से बात कर रहे होते हैं, तो हमें उनके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक उनके थॉट, धरातल और दृष्टि को जानना अच्छा लगता है। वो हमें सुनना चाहिए। हमारे सवाल स्वाभाविक रूप से एक जिज्ञासा का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी बातें, हाँ। आपका प्रश्न मैंने पूछ लिया उनसे, उत्कर्ष के बारे में जो आप लगातार कह रहे थे। अभी अगर वो दोबारा ज्वाइन होते हैं तो मैं, एक मुझे जो उनकी एक फिल्म का प्लान उनका चल रहा था उसके बारे में पूछना है। मैंने सुना था कि शायद चियर्स नाम की एक फिल्म वे बनाएंगे वो फिर से। आपका नाम क्या है? IGARIKARS। विजय रेड्डी जी, ये प्रश्न उनसे पूछने से कोई लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो जर्नी है इससे पहले या इसके बाद में, उसमें कहीं ऐसा कोई विषय हुआ नहीं है। दक्षिण में सिनेमा बनाने वो कभी गए नहीं। हाँ भाई साहब। हाँ जी। वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं वही, मुझे लग रहा था कि एक आखिरी बात रह न जाए। हाँ जी, वो कनेक्ट हो आपसे, गया, मैं थोड़ा जरा गड़बड़ हो गया। हाँ, नीरज पाठक, हाँ, नीरज पाठक जी के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, मैं बात कर रहा था कि जब मैंने डिसाइड किया उस एक क्षण में कि पाठक जी, यार ये हो नहीं रही है, अब एक बीच में कोई फिल्म शुरू कर देते हैं और इस पे सोचते रहेंगे। और क्योंकि पहले द हीरो हो गई, फिर अब तुम्हारे हवाले वतन हो गई, 2 फिल्में हो गई, लेकिन तीनों देओल की कोई फिल्म नहीं हो रही है। मैंने कहा एक और कोई दूसरी फिल्म किसी और कलाकार के साथ शुरू कर देते हैं। काफी कलाकारों से बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बाद तब तक हो सकता है कि कहानी आ जाए, हम करेंगे, अब इसको ड्रॉप करते हैं। हाँ और मेरा पेंट हाउस है, 11th फ्लोर पर हम बैठे हुए थे, पाठक निराश हो गए बेचारे, नीरज जी। हाँ हाँ और हाँ हाँ। वो उतरे और नीचे सीढ़ियों से उतरे, नीचे सीढ़ियों से उतरे, चप्पल पहनी, अचानक ऊपर आते हैं, अनिल जी एक थॉट है बताऊं क्या आपको।
उन्होंने मुझे एक थॉट बताया 30 सेकंड का। मैं हाँ। हमेशा स्पोर्ट्स पे कुछ फिल्म बनाना चाह रहा था। बोले आप हमेशा बोलते थे स्पोर्ट्स पे बने, ऐसा कुछ करें क्या? मैंने कहा ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। पाठक जी आप बैठो, आप यहीं बैठो। मैंने सनी सर को फोन किया कि सर कुछ थॉट आ गया है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने गाड़ी पकड़ी और गाड़ी पकड़ के उनके घर तक गया और मेरे जहन में कहानी चलने लगी चलने लगी चलने लगी। मैं फोन पे किसी को कहानी सुनाता गया कि कैसा थॉट आया है, कैसा थॉट आया है, और सुनाते सुनाते मैं वो 10 मिनट के अंदर आधे घंटे की कहानी बन गई, जितनी देर में मैंने सुनाई। और मैं धर्म जी के पास गया, धर्म जी को सुनाई, धर्म जी रो पड़े। उसके बाद सनी को, बॉबी को सुनाई, बॉबी रो पड़ा। उसके बाद धर्म, इत्तेफाक से तीनों घर में ही मिल गए। देखो कितना बड़ा इत्तेफाक था, कहाँ कभी मिलते ही नहीं तीनों घर में। हाँ। जब भाग कोई क्या बात। घटना होता है कैसे घटता है। फिर सनी को सुनाई, और सनी को सुनाते सुनाते वो कहानी में 4 घंटे उनके घर में रहा। 4 घंटे में 1 घंटे की कहानी सुनाते सुनाते बनती चली गई। और फिर मैं आया, पाठक जी मेरा इंतजार कर रहे थे, और मैंने कहा पाठक जी कहानी रेडी है, कहानी ओके हो गई, ये पिक्चर हम कर रहे हैं। तो जब मैंने सोचा मैं नहीं कर रहा हूँ, आइडिया ड्रॉप कर रहा हूँ, ईश्वर ने दे दिया आइडिया, क्योंकि ईश्वर बनवाना चाहता था। तो भाई मेरे हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ आप कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन, गीता में कह गए हैं भगवान कृष्णा। उसी को फॉलो करो, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप काम करते रहो, आप काम की आराधना से कभी पीछे मत हटो। मेरे जीवन के अनुभव में बता रहा हूँ। मथुरा की एक होली वाली गली से निकलकर, माता वाली गली से निकलकर बंबई में आके स्थापित होना आसान नहीं था, और बहुत बड़ा, मुश्किल भी नहीं लगा मुझे। अच्छी बात है, बहुत मुझे बड़ा। मुश्किल भी नहीं लगा। मेरा सफर तो इतना आसान कर दिया ईश्वर ने। अच्छा, बस चलते चलते यही भरे कि हमारे पास एक आध मिनट बचा भी है। बस अब और चीयर्स, कोई सवाल रह गया आपका तो चीयर्स को लेकर था, वो हाँ आपका ही थॉट है ना, इन कमिंग में? बताइए। चीयर्स नाम की चीयर्स एक फिल्म। करके मैं पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, किसने आपको बोला? नहीं, ये नहीं, सुना मैं था कोई कि चीयर्स नाम की फिल्म नहीं बना रहा हूँ। धर्म जी एक कॉमेडी फिल्म का थॉट लेके नहीं नहीं, चलते हैं मैं वो। नहीं बना रहा। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा। मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ। अभी कोई चीयर्स नाम की फिल्म नहीं है। और मैं क्या फिल्म बना रहा हूँ इसका फैसला आपको 1-2 महीने फरवरी में में, हो जाएगा। फरवरी में बताएंगे। हो जाएगा, उससे पहले हो जाए, लेकिन हो जाएगा। हम उसका इंतजार आज करेंगे। और इतना वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी मेरी फिल्म का भी, उत्कर्ष की फिल्म का भी, और सबके